हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है। आज हम लोग प्रत्यावर्ती धारा का एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हुए हैं जिसका नाम है प्रत्यावर्ती धारा का माध्य अथवा औसत मान। ठीक है, तो देखिए इसमें ये जो आपका चैप्टर है प्रत्यावर्ती धारा, इसमें पहला डेरिवेशन यानी आप देख सकते हैं, आप अगर पुराना पेपर उठाएंगे बोर्ड का तो उनमें प्रत्यावर्ती धारा का में से अगर कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो सबसे पहला जो डेरिवेशन बनता है ये बनता है कि आप सिद्ध करके ये बताइए कि प्रत्यावर्ती धारा का माध्य अथवा औसत मान शून्य होता है। ठीक है, तो देखिए इसमें समस्या इसलिए होती है कि जो मैथ वाले स्टूडेंट होते हैं वो इस डेरिवेशन को मुश्किल से 1 या 2 बार लगाते हैं तो उनको अच्छी तरह आ जाता है। प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम आती है बायो वाले स्टूडेंट के लिए। क्यों? क्योंकि बायो वाले छात्र को समाकलन नहीं पता होता कि क्या होता है समाकलन, क्या होता है अवकलन, तो काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है उनको समझने में। लेकिन आज अगर ये वीडियो आप पूरा देखते हैं, पूरा वीडियो देखने के बाद आपकी ये समस्या का समाधान हो जाएगा। यानी आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि आप बायो लेकर पढ़ रहे हो कि मैथ लेकर पढ़ रहे हो। बात समझ में आ रहा है? आपको ऐसा लगेगा कि मैथ हमको भी आ रही है, क्योंकि इसमें काफ़ी मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट यानी पूरा मैथमेटिकल के ऊपर ही डिपेंड है ये पूरा डेरिवेशन। ठीक है, तो जो बायो के छात्र हैं वो बिल्कुल कंसंट्रेट होकर पढ़िएगा और एक एक पॉइंट हम इस पर बताएंगे क्या होता है कैसे। ठीक है, आपको बिल्कुल भी फील यानी अनुभव नहीं होने देंगे कि आपको मैथ नहीं आता, आपको ऐसा लगेगा कि हमको मैथ आता है। बात समझ में आ रहा है? लेकिन पूरा वीडियो अवश्य देखिएगा, क्योंकि सबसे आसान तरीका और सबसे सरल तरीका बताएंगे। उसके बाद इसमें एक एक पॉइंट कहाँ पर क्या आ गया है, कैसे आ गया है, सब कुछ बताएंगे। क्योंकि अगर आप इसको सोचते हो हम रट लोगे, इसको रट नहीं सकते, संभव ही नहीं है। केवल आप समझिए बस कैसे होता है। ठीक है, तो ज़्यादा देर बात ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। बस गुजारिश ये है आपसे कि कॉपी पेन लेकर साथ बैठिए, इसको अच्छे समझिएगा कहाँ पर कैसा किया जा रहा है। ठीक है, क्योंकि जो बायो वाले छात्र हैं उनको थोड़ा समझने में हल्का फुल्का हो सकता है, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद उनकी भी प्रॉब्लम्स क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। बात समझ आ रहा? चलिए हम लोग प्रूव करते हैं इसको होता क्या है। देखिए इसके पहले हम लोग प्रत्यावर्ती धारा क्या होता है हम लोग पढ़े थे कि ऐसा वोल्टेज जिसका परिमाण व दिशा व मान समय के साथ बदलता रहता है और निश्चित समय पश्चात पुनः क्या होती है, उसकी पुनरावृत्ति होती है, वो क्या कहलाता है, प्रत्यावर्ती धारा कहलाता है। यहाँ तक बात तो क्लियर है, समझ में आया था। देखिए अगर वीडियो इससे पहले नहीं देखे होंगे तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ पर इससे पहले वाला वीडियो बना, वहाँ पर समझ जाएंगे, आप देख सकते हैं। तब इस वीडियो को देखेंगे तो आपको और अच्छी तरह समझ में आएगा। ठीक, तो देखिए लिखा क्या है कि प्रत्यावर्ती धारा का माध्य अथवा औसत मान कितना होता है। तो इसके पहले लेक्चर में हम जाते जाते आपको बताए थे कि अगर यहाँ पर हम लोग समझें ये कि यहाँ पर हम लोग क्या जानते थे कि ये हमारा किसका डायग्राम था, ये ठीक है, ये होता पूरा एक चक्र। ये क्या होता, पूरा एक चक्र होता है। ठीक है, हमने आपको बताया था ये किसको रिप्रेजेंट करता है, टी यानी कि समय को। ये किसको रिप्रेजेंट करता है, हमारा धारा आई को। ठीक है, अगर वोल्टेज बनाएंगे तो थोड़ा इससे बड़ा बना देंगे, धारा बनाएंगे तो थोड़ा इससे छोटा बनाएंगे। यानी धारा है तो छोटा है, अगर वोल्टेज दिखाना तो बड़ा दिखा देंगे। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आया? बिल्कुल ध्यान समझिए, एक एक पॉइंट बताएंगे, बिल्कुल ध्यान समझिएगा। तो यहाँ पर कहना ये है कि जो प्रत्यावर्ती धारा है अगर वो यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा एक चक्र कंप्लीट कर रही है तो उसका मान कितना होता है। बात समझ में आ रहा है? यानी कि एक चक्र बोलते किसे हैं, यानी ये इतना ऊपर चला उतना ही नीचे चला। यानी अगर मैं यहाँ पर देखिए ये ऐसे है, ये वाला कैसे है, ये ऐसे, इनको आपस में मिला दीजिए। देखिए मिला दिए ना, देखो एक चक्र क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो उसको क्या बोलते हैं, यानी यहाँ से चले पूरा यहाँ तक आ जाता है तो इसको बोलते हैं क्या, पूरा एक चक्र। और इसी को हमको क्या करना है, इसमें प्रूव करना है कि प्रत्यावर्ती धारा का माध्य अथवा औसत मान कितना होता है। तो यहाँ पर लिखा है, आप देख सकते हैं, एक चक्र के लिए प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान कितना होता है, 0 होता है। यानी अगर धारा यहाँ से चल रही है यानी पूरा एक चक्र यहाँ तक आ जाएगी। यानी देखो आप खुद देखो, दिमाग लगाइए, ये सीधी रेखा है, सीधी रेखा है ये,
देखो यहाँ से चलना स्टार्ट की, यहाँ से चलना स्टार्ट की, ये चली, देखो फिर इसी रेखा पर आ गई। देखो इसी रेखा से चलना स्टार्ट की थी, यहाँ पर चली फिर से, तो देखो फिर इसी पर आ गए, आप देख सकते हैं। तो इसको बोलते हैं पूरा एक चक्र, यानी क्या हो रही है, जहाँ से चल रही वहाँ से फिर आ जा रही, इसको बोलते हैं क्या, पुनरावृत्ति। फिर आगे आप और भी बढ़ा सकते हैं, आगे आप और भी बढ़ा सकते हैं, ऐसे करके और बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ तक तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा क्या, कि प्रत्यावर्ती धारा एक चक्र पूरा करती है तो उसका औसत मान कितना होता है, 0 होता है। कितना होता है, 0 होता है। अब ये 0 कैसे होता है इसको हम लोग समझते हैं, यानी डेरिवेशन को चलते हैं हम लोग, प्रूफ करते हैं कैसे 0 होता है। ठीक है, इतना पॉइंट समझ में आ गया आप लोगों को कि प्रत्यावर्ती धारा एक चक्र पूरा करने में जो उसका औसत मान कितना होता है, 0 होता है। बात समझ में आए। और एक चक्र होता क्या, आपको बता दिया, यानी ये यहाँ से लेकर यहाँ तक चल, इसको पूरा बोलते हैं एक चक्र, यानी जितना ऊपर चला उतना नीचे चलेगा, तब जाके एक चक्र कहलाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ तक बात आपको समझ में आ गया होगा, इतना बात कहीं पर आपको दिक्कत नहीं आ गई। अच्छा, ये होता है 0। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक चला तो कितना हो गया, ये हो गया t/2 हो गया, और यहाँ तक पूरा कितना हो गया, t हो गया। क्यों, क्योंकि अगर मैं कहूँ आपसे कि एक रेखा है, अभी यहाँ चलना स्टार्ट किया तो कितना है, 0 है, और यहाँ तक पहुँच गया कितना हो गया, मान लेते हैं यहाँ तक पहुँच गया m हो गया, कितना हो गया m। तो मैं पूछूं आधा कितना होगा, तो क्या कर दोगे, m का क्या कर दोगे, m का क्या कर दोगे, आधा कर दोगे। तो ऐसे यहाँ भी है, पूरा एक चक्र कितना होता है, t, क्योंकि कल ही हम लोगों ने पढ़ा था क्या, कि पूरा एक चक्र पूरा करने में जो धारा होती है, जब पूरा एक चक्र लगाती है तो जितना समय लगता है उसे ही क्या बोलते हैं हम लोग, आवर्त काल बोलते हैं। तो एक चक्र पूरा करता है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या कहलाता है, आवर्त काल कहलाता है। तो इसको हम लोग किससे लिख दिए, टी से। तो बताइए यहाँ से यहाँ तक क्या आधा हुआ ना इसका, तो आधा क्या करेंगे, इसी टी का क्या कर देंगे, आधा कर देंगे, टी बाई कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर होगी। ठीक है, यहाँ पर 0 था, धारा पहले ठहरी हुई थी, विराम में थी तो 0 था, जब बढ़ना समय के अनुसार बढ़ना प्रारंभ की तो यहाँ हो गई, यानी आधा पहुँची, यानी t/2 हो गया, और जब पूरा हो गया क्या हो गया, t हो गया। और हम लोग परिभाषा में पढ़े हैं कि प्रत्यावर्ती धारा एक चक्र पूरा करने में, एक चक्र पूरा करने में जितना समय लेती है उसको क्या बोलते हैं, कैपिटल T बोलते हैं। ठीक है, बात क्लियर है एकदम। देखिए वीडियो लंबा जाएगा, लेकिन इतना गारंटी के साथ कहते हैं एक एक कॉन्सेप्ट आपके माइंड में क्या कर देंगे, हम सेट कर देंगे। ठीक है, बस आप लगातार देख चलिए। चलिए इसको मिटाते हैं हम, जो किनारा वाला लिखा है। चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, कैसे निकालेंगे हम लोग, 0 होता है। देखिए आप जानते हो कि इसके जो ऊपर वाला हिस्सा होता है वो क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव, यानी क्या होता है, धनात्मक होता है। नीचे वाला हिस्सा क्या होता है, निगेटिव होता है, जिसको क्या बोलते हैं, ऋणात्मक बोलते हैं। ठीक है, तो पूरा निकालने की हम लोग की आवश्यकता नहीं है, पूरा नहीं निकालना है। क्या निकालना है, एक बार इसके आधे के लिए निकाल लेंगे तो कितना आएगा, पॉजिटिव आएगा, क्योंकि ऊपर वाला है, ऊपर बन रहा है तो ऊपर जानते हो सब बनता है कैसा, धनात्मक होता है। इसको निकाल लेंगे, दोबारा इस आधे चक्र के लिए निकालेंगे, यानी इस ऋणात्मक भाग के निकाल लेंगे, और दोनों को आपस में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, और दोनों आपस में क्या हो जाएगा, कट जाएगा। क्यों, क्योंकि देखो ध्यान से, ये देखो, मान लो यहाँ से यहाँ तक निकाले तो ऊपर बन रहा है तो इसका मान किस में आएगा, पॉजिटिव में आएगा। फिर आधा चक्र ये हो गया, इसका काम खत्म हो गया। फिर आधा चक्र इसके लिए निकालेंगे, इसके लिए निकालेंगे, इसके आधे चक्र, तो ये कहाँ नीचे की ओर बना, नीचे वाला क्या होता है, माइनस निगेटिव होता है, तो माइनस और प्लस कट जाए कितना आ जाएगा, 0। बहुत सिंपल है, बात समझ में आया ना। यानी हम लोग ऐसे निकालेंगे क्या, एक बार आधे चक्र धनात्मक आधे चक्र के लिए निकालेंगे, फिर जो मान आएगा ठीक है, फिर आधे ऋणात्मक भाग के लिए निकालेंगे, दोनों को आपस में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तभी तो पूरा एक चक्र होगा। अगर जोड़ेंगे नहीं तो कहाँ से पूरा एक चक्र होगा, एक चक्र हो जाएगा, और हम निकाल लेंगे कि हाँ कि प्रत्येक धारा का औसत मान कितना होता है, 0 होता है। चले स्टार्ट करते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर मान लेते हैं हम लोग, अच्छे समझिएगा। ठीक है, बहुत लाजवाब समझ में आएगा, बिल्कुल निश्चिंत रहिए। यहाँ मान लेते हैं, माना किसी क्षण t पर प्रत्यावर्ती धारा
का प्रत्यावर्ती धारा का मान। हम लोग जानते हैं होता क्या है, I बराबर I नॉट और साइन ओमेगा टी। हम लोग इतना जानते हैं, इसको मैंने लिख दिया आपको समझने के लिए, ठीक है, कि किसी छड़ टी पर प्रत्यावर्ती धारा का मान I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी। यहाँ तक बात समझ में आए? क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि जो प्रत्यावर्ती धारा होता है वो किस पर डिपेंड करती है, समय पर। जिस हिसाब से समय बढ़ता जाएगा प्रत्यावर्ती धारा का भी मान बढ़ता जाएगा। बात समझ में आया? चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इस ऊपर वाले आधे चक्र के निकाल लेते हैं। तो क्या लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं प्रथम अर्ध ब्रैकेट में लिख देते हैं पॉजिटिव, धनात्मक, प्रथम अर्ध पॉजिटिव चक्र के लिए प्रत्यावर्ती धारा का मान, ठीक है। यानी प्रथम अर्ध चक्र ये आधा यहाँ से यहाँ तक निकाल रहे हैं और आपको पता है ये ऊपर की ओर बना इसलिए धनात्मक लिखा गया है, ठीक है। कैसे लिखा जाएगा ध्यान दीजिए, इनको लिखने का तरीका ये है कि आई एम बराबर इंटीग्रल कहाँ से है, जीरो से कहाँ पर है, टी बाई टू। तो जीरो से लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे टी बाई टू, फिर लिख देंगे आई, फिर लिख देंगे डी टी, फिर यहाँ लिखेंगे अपॉन, फिर यहाँ पर लिखेंगे जीरो, कहाँ जीरो से टी बाई टू, यहाँ लिख देंगे कितना डी टी। ये थोड़ा कम पल्ले पड़े होगा, जो मैथ लिए होंगे उनको तो चीज़ समझ में आ रहा होगा, जो बायो लिए होंगे उनके लिए थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। लेकिन जो मैथ लिए उनको भी समझ में आ रहा है, लेकिन पूरा नहीं समझ में आ रहा कैसे लिखा जाता है। तो इसको कैसे लिखा गया, आओ थोड़ा इस किनारे हम लोग समझते हैं कि वो कैसे लिखा जाता है। अगर यही लिखना सीख जाते हैं तो समझो सब कैलकुलेशन ईजी हो गया, और यही लिखना सीख नहीं पाते तो प्रॉब्लम्स आ जाती है। देखो मैंने इसलिए पहले बताया आप लोगों को, वीडियो थोड़ा लंबा जाएगा लेकिन पॉइंट आपको एक एक चीज़ समझ में अवश्य आएगा, ठीक है। तो देखिए कैसे इसको लिखा गया है। क्या लिखा गया यहाँ पर, आई एम बराबर, ये लिखा गया, इसका मतलब होता है जो ऐसे बना हुआ, इसका मतलब होता है इंटीग्रल कहाँ से कहाँ तक, जीरो से कहाँ चल रहे हैं, टी बाई टू लिखा, जीरो से टी बाई टू, फिर आई डी टी अपॉन, फिर जीरो से टी बाई टू अपॉन डी टी। यहाँ पर ध्यान दीजिए, फोकस यहाँ करिएगा लाजवाब तरीके से। देखिए ये मान लेते हैं अपना क्या है, थोड़ा मार्कर चेंज करते हैं, ध्यान दीजिए। देखिए ध्यान से, ये हम लोग जानते हैं ये क्या है, अपना प्रत्यावर्ती धारा है। बहुत कॉन्सेप्ट समझिएगा, मज़ा आ जाएगा, एक एक पॉइंट समझ में आ जाएगा, ठीक है। हमने आपको बताया ये किसको रिप्रेजेंट करता है, टी को, ये किसको करता है, धारा आई को। अब देखिए यहाँ से अभी धारा कितनी है, जीरो मान लेते हैं। यहाँ से मान लो यहाँ तक चल धारा चली, जिसका मान मान लेते हैं I1, और समय कितना हो जाएगा T1। फिर धारा यहाँ पहुँची तो ये हो गया I2, समय कितना हो गया T2। फिर धारा यहाँ पहुँची, कितना हो गया I3, ये कितना हो गया T3। फिर धारा यहाँ पहुँची, इसका मान कितना हो गया I4, और यहाँ पर कितना लिख दिए T4। तो आप देख रहे हो कि जिस तरह धारा बढ़ रही है तो समय भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। यानी समय बढ़ रहा है तो धारा भी उसी के साथ आगे और बढ़ा। समय T1 हुआ तो धारा I1 हुआ, समय T2 हुआ तो धारा I2 हुआ, समय T3 हुआ तो धारा I3 हुआ, और समय T4 हुआ तो धारा I4 हुआ। तो आप मुझे ये बताओ, ये जो धारा बह रही है, धारा का जो बहना है, यानी धारा का जो बहाव है, किसके साथ हो रहा है, समय के साथ हो रहा है। किसके साथ हो रहा है, समय के साथ हो रहा है। किसके साथ हो रहा है, समय के साथ हो रहा है। इसलिए तो ये सब बहुत सारी धाराएं I1, I2, I3, I4, I5, I6 ऐसे बढ़ते बहुत तक जाएंगे। जब बहुत तक जाते हैं तो आपको पता है हम लोग क्या लिख देते हैं, इनका कुल योग लिख देते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग छोटे क्लास में पढ़े हुए हैं। कैसे? जैसे मान लो अभी मैं कह दूं कि एक क्लास है, ध्यान से मेरी बात को समझना, अच्छे से समझना, ठीक है। एक क्लास है, एक क्लास में राम हैं जिनका वेट 40 किलोग्राम है, श्याम हैं जिनका वेट यानी भार 30 किलोग्राम है, उसके बाद मोहन हैं
और जिनका भार 20 किलोग्राम है। ठीक है, तो आप इनका कुल औसत मान बताओ, इनका कुल तीनों का क्या बताओ, औसत मान बताओ। तो औसत मान कैसे निकालते हो आप, क्या कुल जितने भार होंगे यानी 40 प्लस 30 और प्लस 20 और इनके साथ में चल क्या रहा है साथ किलोग्राम, तो यहाँ लिख दिया किलोग्राम बटे कुल कितने लोग हैं, कुल हैं कितने लोग, 3 लोग हैं, तो लिख दिया क्या 3 और इनके साथ कल चल क्या रहा है केजी, तो केजी से केजी खत्म हो गया और इनको हासिल कर लेते हैं 4 3 कितना हो जाएगा 7 यानी 4 3 7 7 2 9 बटे 3 और 3 से कर 3 3 9 कितना आया 30 आया। आया बात समझ में आया ना। यानी हम लोग औसत मान कैसे निकालते थे, कुल संख्याओं का योग अब बटे कुल संख्या। बात समझ में आया। तो ऐसे 3 बंदे थे, राम थे, श्याम थे, मोहन थे। राम का भार कितना था 40 किलोग्राम, श्याम का भार था 30 किलोग्राम, मोहन का भार था 20 किलोग्राम। तो इनका कुल औसत बताओ आप। तो क्या करें 40 30 और 20 और किसके साथ चल रहा है, भार किसमें तौला जा रहा है किलोग्राम में, भार हो गया किलोग्राम। ऐसे ही यहाँ पर ये जो आगे वाली गिनतियां हैं ये क्या हैं, I1 है, ये I2 है, ये I3 है और किसके सापेक्ष हो रहा है, समय के सापेक्ष। जहां पर किलोग्राम है वहां पर क्या हो गया है T हो गया है, क्या हो गया है T हो गया है। और कुल किसके सापेक्ष कर रहे हो, भार के सापेक्ष, यानी कुल औसत भार किस औसत मान निकालोगे भार के अनुसार निकालोगे तो नीचे क्या लिख देते हैं, यहाँ पर T लिख देते हैं। बात समझ में आया। तो ऐसे यहाँ पर क्या है कि जो I1 है वो किसके सापेक्ष है, DT1 है। फिर I2 अगर हो रहा है तो क्या हो जा रहा है DT2 हो जा रहा है, I3 हो जा रहा है तो क्या हो रहा है DT3 हो जा रहा है। तो इसीलिए इसको पूरा I1 I2 I3 ना मानकर हम लोग क्या मान लिए, इसको I मान लिए हैं और इसको DT1 DT2 D3 ना मानकर क्या मान लिए हैं DT। तो I इंटू क्या हो गया है DT, I क्या हो गया DT। बात समझ में आया। यहाँ पहले समझिए। अब प्रॉब्लम ये आई कि सर ये D क्यों लिखा गया है, क्योंकि प्रारंभ में ऐसा तो है नहीं कि प्रारंभ में धारा बहुत तेज बहने लगेगी, ऐसा तो होगा नहीं। प्रारंभ में धारा बहुत तेज बहने लगेगी तो पहले अल्प धारा बहेगी, फिर अल्प, फिर अल्प, फिर बढ़ते बढ़ते जाएगी, तब जाकर पूरा पहुंचेगी। तो अल्प के लिए यानी पहले कम धारा के लिए, अल्प धारा के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, D का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, D का प्रयोग करते हैं। बात समझ में आया। जैसे भी आप कह दो खाना खाना है आपको, तो ऐसा थोड़ी है कि बस उसमें लिया, बर्तन में लिया और पूरा एकदम अच्छी तरह सान लिया, सान का पूरा गपक कर लिया। ऐसा तो हम लोग कर नहीं सकते हैं, ऐसा नहीं कर सकते हैं। पहले धीरे धीरे एक रोटी, मतलब रोटी का एक कोना खाएंगे, फिर दूसरा कोना, फिर तीसरा कोना। तो कम के लिए हमेशा किसका प्रयोग करते हैं, D का। ऐसा कॉन्सेप्ट आपको कहीं नहीं मिलेगा। बात समझ में आ रहा है। विधिवत तौर तरीके से आपको एक एक पॉइंट बता रहे हैं कि आखिरकार ये आया कहाँ से। बात समझ में आया। तो यहाँ पर जो लिखा गया है I, तो सबको I1 I2 I3 ना मानकर हम लोग क्या मान लिए, I मान लिए हैं, और DT1 DT2 ना मानकर क्या मान लिए हैं, DT मान लिए हैं। और इनका क्या हो गया, आपस में गुणनफल हो गया। ठीक। और बटे किसके सापेक्ष ये बढ़ रहा है, मेन काम कौन कर रहा है, जिसके बिना ये नहीं पा रहा, मेन काम कर रहा है समय। समय के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो बटे में कुल क्या लिख दिया जाता है, समय T, और आगे क्या लगा दिए D, क्योंकि अल्प समय भी होगा, क्योंकि अल्प धारा बहेगी तो अल्प समय। ऐसा नहीं कि धारा 1 सेकंड में बही तो 1 सेकंड समय लग रहा है तभी तो 1 एम्पियर धारा बह रही है, फिर 2 सेकंड लग रहा है तो 2 एम्पियर धारा बह रही है, 3 सेकंड लग रहा है 3 एम्पियर। ऐसा थोड़ी है कि 1 एम्पियर की धारा बही और समय लग गया 10 सेकंड, ऐसा तो है नहीं। तो यहाँ लिख दिया DT। तो ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि जैसे हम लोग जानते हैं कि मान लो यहाँ पर A1 है, यहाँ पर A2 है, यहाँ पर A3 है, यहाँ पर A4 है, डैट डैट ऐसे यहाँ पर। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको ऐसे लिख दें, सिग्मा, इन पूरे क्या लिख देते हैं, A लिख देते हैं, और कुल जितना होगा उनकी संख्या लिख देते हैं। ऐसे लिखते हैं ना, सिग्मा लगा देते हैं। सिग्मा मतलब होता है सभी का योग, और क्या इनको सबको पूरा क्या मान लेते हैं हम लोग, A मान लेते हैं। वैसे यहाँ पर कुल धारा को हम लोग क्या मान लिए, I मान लिए हैं, और किसके सापेक्ष यानी किसके साथ बदल रही है, लगातार समय के साथ बदल रहे हैं। तो क्या लिख दिए, I इंटू DT लिख दिया। D क्यों लिखा, क्योंकि अल्प धारा की बात कर रहा है, और तो अल्प धारा बह रही तो अल्प समय भी लगेगा, इसलिए किसका प्रयोग कर दिए हैं, DT का। अब बटे किसके ऊपर डिपेंड कर रही हैं, समय पर, क्योंकि समय के अनुसार वो बदल रही हैं। तो नीचे क्या लिख दिया, DT। यहाँ तक बात एकदम आपको क्लियर समझ में आई होगी। कहीं पर अगर आप पढ़ रहे होंगे, अगर आपका ध्यान इधर उधर हो जाता है, कहीं पर कोई पॉइंट मिस हो जाता है, तो आपसे छोटी सी गुजारिश ये है, वीडियो को बैक कीजिए फिर समझिएगा।
कारण ये बार बार अगर हम रिपीट करेंगे कोई चीज़ तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पर ये इतनी चीज़ समझ में आया। तो सर ये क्या है, आप ये क्या लगा दिए हो, इसका मतलब होता है ये, इसका मीन्स होता है सम। क्या होता है, सम। सम का पहला अक्षर ये जो दिख रहा है एस, एस को चुरा लिया गया, एस को लेकर इसको ऐसा रूप दे दिया गया। ये इसका मतलब होता है जितनी धारा समय के साथ परिवर्तित हो रही उनका कुल योग। जैसे हम लोग कक्षा 10 कक्षा 11 में क्या पढ़े हैं, इसका मतलब होता है समेसन। समेसन मतलब होता है सभी का योग, लेकिन यहाँ पर समेसन प्रयोग ना करके यहाँ पर किसका प्रयोग कर दिए हैं, समाकलन का। इसका मतलब समाकलन, इसका भी मतलब क्या होता है, योग होता है। क्या होता है, इसका भी मतलब योग होता है। ठीक है, तो जितनी धारा बह रही है, जितने समय के अनुसार बदल रहा है, उनका कुल क्या हो गया, समाकलन। बात समझ में आया? यानी क्या लगा दिया यहाँ पर, समाकलन। समाकलन मतलब ये है कि धारा का धारा और समय जो निरंतर बदल रहा है उनका कुल योग, यानी I1 I2 I3 I4 ना लिखकर हम लोग क्या लिख दिए हैं, समाकलन। समाकलन मतलब सभी धाराओं का योग किसके अनुसार बदल रहा, समय के अनुसार। ऐसे नीचे भी लिख दिया क्या, समाकलन किसके अनुसार, समय के अनुसार। बात क्लियर समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो सर एक बात और बता दीजिए क्या, कि ये 0 से T/2 क्या है। भाई जाहिर सी बात है, हम कौन से चक्र यूज कर रहे हैं, प्रथम चक्र यूज कर रहे हैं। तो कहाँ से धारा चल रही है, धारा 0 से चल रही है कहाँ पर, T/2। तो लिखे हैं धारा 0 से बह रही है कहाँ, T/2 पर। 0 से चल रही है कहाँ पर, T/2 पर। इतना कॉन्सेप्ट आपको समझ में अवश्य होगा। ठीक है, तो ये वाला जो इतना तेरम तागा हम लोग किए हुए हैं, इसको मैं रख करता हूँ, मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। ठीक है, तो चलिए इसको मिटा देते हैं, आपको समझ में अवश्य आया होगा। ठीक है, तो एक एक पॉइंट आप देख सकते हैं, विधिवत तौर तरीके से आपको समझाया गया है कि होता क्या है। बात समझ में आया? यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक जितनी धारा बहेगी और समय के अनुसार बदलता रहेगी धाराएं, तो वही लिखा IDT, यहाँ पर कुल धाराओं का योग। कुल धाराओं का योग मतलब ये समाकलन किसको दर्शाता है, इनके योग को दर्शाता है कि हाँ जितनी धारा उनका कुल योग किया जा रहा है। अब बटे जितना समय बह हो रहा है, समय DT हो रहा है, और यहाँ पर क्या कुल समय लग गया, समाकलन लग गया। ये हो गया 0 T/, इसको बोलते हैं लिमिट। लिमिट मतलब 0 से कहाँ पर आ रहा है, T/2 पर, 0 T/2 हो गया। चलिए अब आगे चर्चा करते हैं हम लोग। यहाँ पर हुआ कितना, IM बराबर इंटीग्रल 0 से T/2। I का मान हमको पता है कितना होता है, रख दीजिए I0 sin ω/t, और लिखा क्या है dt, फिर अपॉन इंटीग्रल 0 से T/2, लिखा क्या है dt। ठीक, यहाँ तक बात समझ में आया होगा। अब यहाँ पर फिर से एक कॉन्सेप्ट वाली बात आ गई। कॉन्सेप्ट वाली बात ये आ गई, यहाँ पर ये IM क्या है, IM क्या है। I का मतलब होता है अपनी धारा है, M मतलब होता है मीन, मीन मतलब होता है औसत। क्या, औसत, जो मुझे निकालना है, तो वही लिख दिया I मीन। I मतलब धारा का औसत मान, यानी औसत। मीन मतलब होता है औसत। ठीक है, आइए ध्यान समझिए, IM बराबर लिखा क्या है, इंटीग्रल 0 से T/2। ठीक, अब यहाँ देखिए, यहाँ पर अब मैथ लग जाएगी, पूरी मैथ लग जाएगी। मैथ मतलब समझो, आपको सिखा दिया जा रहा है। यहाँ लिखा क्या है, T लिखा है, यहाँ लिखा क्या है, T लिखा है। तो dt मतलब ये है कि t का सापेक्ष इसका समाकलन करना है, यानी dt लिखा होगा तो आपको ये देखना, पूरे समीकरण में ये देखना है कि t कहाँ दिख रहा है। तो आप कहोगे सर यहाँ t दिख रहा है, केवल यहाँ, ये तो इस पूरे समीकरण का ही क्या होगा, केवल समाकलन होगा, और सबको कर देंगे बाहर। क्या कर देंगे, बाहर। फिर समझिए, जैसे मैं यहाँ पर लिख दूँ इंटीग्रेशन AX dx, अब इस यहाँ समाकलन लगा हुआ है, यहाँ पर x है, dx है, तो दोनों x कहाँ, यहाँ है ना, केवल इसी का समाकलन होगा। एक को कहाँ कर देंगे हम लोग, बाहर कर देंगे। समझ में आया? यानी d के आगे जो भी कुछ लिखा रहेगा केवल उसी का समाकलन होगा, और किसी का समाकलन नहीं होगा, सबको कर देंगे बाहर। जैसे यहाँ पर देखिए, मैं लिख दूँ यहाँ पर 2y dy, ऐसा लिख दूँ। अब बताओ d के साथ में क्या आ गया, y आ गया, d के साथ में y आ गया।
तो देखो दोनों कहाँ पर y है, यहाँ पर y है ना, तो केवल इसी y का ही समाकलन होगा और किसी नहीं होगा। तो बचा 2 कहाँ जाएगा, 2 बेचारे कर दो हम लोग बाहर, तो 2 को क्या कर देंगे हम लोग बाहर कर देंगे। बात समझ में आया। तो ऐसे ही यहाँ पर हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पर करेंगे कि ये देखो t के साथ में ओमेगा और साइन t इंटू में है, तो इसको ऐसे लिख देते हैं साइन ओमेगा t और dt। बचा क्या आई नॉट, ये अलग है, इसको कर दिया हम लोगों ने यहाँ से बाहर। अब बटे, यहाँ पर बटे। अब इसको थोड़ा समझिए, फिर से किनारे चलते हैं, सब कुछ समझते हैं। होता ये है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, इंटीग्रल 0 से कितना है t/2 है और कितना है dt है। तो देखिए यहाँ पर t है, हमने बताया अभी अगर dt है तो ढूंढो t कहाँ है, कह दो t सर कहीं है ही नहीं है, यहाँ पर कहीं नहीं। जब कुछ नहीं होता है तो 1 होता है, हम लोग जानते हैं जब कुछ नहीं होता तो 1 होता है, यहाँ पर 1 होता है। तो हम लोग यहाँ पर इंटीग्रेशन जो लगा हुआ है, यहाँ पर समाकलन, 1 का समाकलन कितना होता है, 1 का समाकलन होता है x होता है, कितना होता है x होता है। लेकिन यहाँ लिखा कितना है, t लिखा है, तो यहाँ पर कितना लिख देंगे, t लिख देंगे, ब्रैकेट बंद कर देंगे, यहाँ लिख देंगे 0, यहाँ लिख देंगे t/2। थोड़ा कम आया होगा बायो वाले छात्रों को। फिर से समझिए क्या, कि यहाँ पर कुछ नहीं था तो यहाँ पर कितना हो गया 1, और 1 का समाकलन होता कितना है, t होता है। कैसे, अगर यहाँ पर 1 होता, यहाँ पर dx, यहाँ पर कुछ ना होता, हटाइए, यहाँ dx है तो मान लेते हैं यहाँ पर कितना है 1 है, तो 1 का समाकलन कितना होता है, x होता है। कैसे जाना कि x होगा कि t होगा ना, अगर यहाँ पर x होगा तो x होगा, t होगा तो t होगा, z होगा तो z होगा, y होगा तो y होगा। बात समझ में आ गया। जैसे यहाँ पर लिख दूँ y कर दूँ, सॉरी dy कर दूँ, अब मैं पूछूँ इसका बताओ, इसका समाकलन बताओ आप, तो कह दो सर यहाँ पर 1 होता है और 1 का समाकलन कितना होता है, x होता है, लेकिन x जगह है क्या, यहाँ y है, तो क्या लिख देंगे y, ऐसा ब्रैकेट बंद कर देंगे। बात समझ में आया। चलो लिख देते हैं हम लोग स्टेप यहाँ से। यहाँ पर देखो 1 है तो 1 का होता कितना है x, लेकिन यहाँ क्या लिखा है, t लिखा है, तो हम लोग क्या लिख देंगे, अरे मार्कर चेंज हो गया क्या, चलो इसको हटा दें, मार्कर ब्लैक वाला भी। चलो यहाँ पर 1 है तो t है तो t हो जाएगा, और ऐसा ब्रेकर लगा देंगे। और ये जो लिमिट लिखी है ना, इसको चुपचाप यहाँ ऐसे लिख देंगे और ऊपर यहाँ पर t/2 लिख देंगे। ठीक, अब ध्यान समझिए, फिर यहाँ पर im बराबर I0 0 से t/2, ये हुआ कितना साइन ओमेगा t और dt अपॉन, अब थोड़ा लिमिट रखना सीखिए। लिखा है ना, देखो सेम यही चीज़ लिखा है, देखिए आप लिमिट कैसे रखोगे। लिमिट इसको बोलते हैं लिमिट, इसको बोलते हैं अपर लिमिट, इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, इसको बोलते हैं अपर लिमिट, इसको बोलते हैं लोअर लिमिट। क्या होता है, जहाँ पर t है वहाँ पर क्या रख देंगे, t/2 रख देंगे, फिर क्या लगा देंगे माइनस, फिर जहाँ पर t क्या लिख देंगे 0। हम जानते हैं 0 घटाएंगे कुछ क्या आएगा, t/2 ही आ जाएगा। ठीक है, कैसे रखेंगे अपर लिमिट, फिर सीखो। मान लो t के जगह कितना है, x है, अब मान लो 0 जगह मान लेते हैं यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है, तो कैसे रखते हैं लिमिट, देख लो। जहाँ पर x है ना, एक बार क्या रख देंगे 4 रख देंगे, फिर क्या लगा देंगे माइनस, फिर जहाँ पर x है वहाँ क्या रख देंगे 3 रख देंगे, 4 में 3 कितना आ गया 1 आ गया। बात समझ में आया। जैसे यहाँ पर y² है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, इसको हल करना है तो कुछ नहीं करना है, जहाँ पर y है वहाँ क्या रख देंगे 2 रख देंगे, स्क्वायर लगाते स्क्वायर, फिर क्या लगाते हैं माइनस, जहाँ पर y क्या रख देंगे 1 रख देंगे, स्क्वायर स्क्वायर कितना आ जाएगा 2 दूना 4, 1 एक अन्नम 1, तो 4 में से 1 कितना आ गया 3 आ गया। तो सीख गए होंगे लिमिट कैसे रखा जाता है। क्या रखा जाता है, अपर लिमिट, फिर क्या माइनस, फिर क्या रखेंगे लोअर लिमिट। बात समझ में आया। चलिए तो यहाँ पर भी वही कर देते हैं, यहाँ करेंगे तो जहाँ पर t वहाँ क्या रख देंगे, एक बार t/2, फिर माइनस लगाएंगे, जहाँ पर क्या लिख देंगे 0। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, im बराबर, ये बचेगा क्या
आई नॉट इंटीग्रल 0 से t/2 फिर साइन ओमेगा टी और डी टी अपॉन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा t और ये 2 जो बटेगा नीचे 2 हो गया। ठीक है, अब इसको रफ करते हैं, आगे कंटिन्यू करते हैं। ध्यान दीजिए कैसे होगा, बिल्कुल बिल्कुल ध्यान दीजिए कि एक एक स्टेप, यहाँ तक एक एक पॉइंट बहुत रिलैक्स होकर हम दोनों धीमे धीमे चल रहे हैं, आपको समझ में अवश्य आएगा। वीडियो लंबा है लेकिन समझ में आएगा। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं हम लोग। आई एम बराबर ये 2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर आ जाएगा और आगे क्या लिखा है, आई नॉट लिखा है, अपॉन कितना बचा है, ये टी बचा हुआ है और इंटीग्रेशन कितना, इंटीग्रल 0 से t/2 है, तो बचा क्या है साइन ओमेगा टी और कितना है डी टी। अब इसका एक छोटा सा सूत्र होता मैं लिख देता हूँ। ठीक है, क्योंकि आप मैथ तो यहाँ पढ़ नहीं रहे हो कि बार बार यहाँ साइन है तो कॉस कर देगा, टैन कर देगा, कॉसिक कर देगा, ऐसा तो कुछ करेगा नहीं, क्योंकि मैथ क्वेश्चन लगा नहीं रहे हो। ये हम लोग प्रूफ कर रहे हैं, जो कि हमको पता है कि इसको प्रूफ करेंगे कहीं ना कहीं साइन ओमेगा टी आएगा और उसका एक छोटा सूत्र होता हम लोग यहाँ पर लिख देंगे, बस काम खत्म हो जाएगा। तो इसका छोटा सूत्र लिख देते हैं यहाँ लिख देते हैं कि अगर इंटीग्रेशन क्या हो, साइन हो, ओमेगा टी हो और डी टी हो, तो होता क्या है, ये होता है साइन से हो जाएगा, देखो बिल्कुल घबरा नहीं, साइन से कर दो कॉस, साइन से कर दो कॉस, ओमेगा टी है तो ओमेगा टी लिख दो। ठीक है, और यहाँ पर ये जो ओमेगा है कहाँ आ जाएगा, नीचे, आगे क्या लगा देंगे माइनस, बस ये इतना होता है सूत्र। ठीक है, समझ जाइए कि जहाँ पर साइन है वहाँ कर देंगे कॉस, ओमेगा टी है तो ओमेगा टी कर देंगे और जो बिचुअम ओमेगा हो कहाँ आ जाएगा नीचे और आगे क्या लगा देंगे माइनस। तो लिख देते हैं हम लोग ऐसा। ठीक है, ये सूत्र होता है मैथ का, समाकलन का। ठीक है, तो आई एम बराबर 2 आई नॉट अपॉन कैपिटल टी। अब देखो ऐसा ब्रेकर लगा देंगे, क्यों, क्योंकि जैसे ही हम लोग समाकलन का सूत्र लगाते हैं ये जो समाकलन निशान क्या हो जाता है, हट जाता है। जैसे यहाँ पर भी देखो, जैसे हमने समाकलन का सूत्र लगाया तो यहाँ पर समाकलन कहीं दिख रहा, नीचे नहीं दिख रहा है ना, क्योंकि जैसे सूत्र अप्लाई करते हैं समाकलन निशान जो है ऐसे, जो कोई ये जो ऐसे नाली कीड़ा दिख रहा है आपको, ये जो समाकलन है ये क्या हो जाएगा, हट जाएगा। ठीक है, चलो इसके जब क्या लिख देंगे, माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा, और यहाँ से होगा कितना, लिमिट बच का 0 और क्या बचा यहाँ t/2। ठीक है, तो आगे ध्यान दीजिए, ये हो गया आई एम बराबर, इस माइनस को कर देते हैं बाहर, 2 आई नॉट, इस ओमेगा को भी कर देते हैं बाहर, तो टी ओमेगा, अंदर बचा कितना कॉस ओमेगा टी और लिमिट कितनी बच गई, 0 से t/2 बच गया। ठीक है, एक एक पॉइंट समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अगर देखो वीडियो समझ में आ रहा होगा तो बिना संकोच के लाइक कीजिए और इसको अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि ऐसा कॉन्सेप्ट आप कहीं नहीं पाओगे, एक एक पॉइंट आपको बताया जा रहा हो। और अभी तक चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे ऐसे ही शानदार कॉन्सेप्ट वाला वीडियो आप तक पहुँच सके। ठीक, चलिए कंटिन्यू करते हैं फिर से। अब फिर से वही चीज़ आ गया क्या, कि जहाँ पर t है वहाँ क्या रख देंगे t/2, जहाँ पर t बार क्या रख देंगे 0। ओमेगा के स्थान पर नहीं रखा जाएगा, केवल t के स्थान पर। क्यों कैसे पता करेंगे t के स्थान पर रखा जाएगा, क्योंकि किसके सापेक्ष हम लोग समाकलन कर रहे हैं, देखो dt के सापेक्ष कर रहे हैं तो t के स्थान पर ही रखा जाएगा। अगर x के सापेक्ष करते तो x के स्थान, अगर y के सापेक्ष करते तो y के स्थान, z के सापेक्ष करते तो z स्थान पर। ठीक है, तो रख दीजिए यहाँ पर भी। तो ये हो गया आई एम बराबर -2 आई नॉट अपॉन टी ओमेगा, ये हो जाएगा कॉस ओमेगा, जहाँ पर t वहाँ क्या लिख देंगे कैपिटल t/2, फिर क्या लगा देंगे माइनस लगा देंगे, फिर हो गया कितना कॉस ओमेगा इंटू टी का स्थान क्या रख देंगे 0। ये देखो अपर लिमिट, फिर माइनस, फिर लोअर लिमिट। यहाँ तक बात समझ में आप लोगों को आ गई होगी। चलिए आगे चर्चा करते हैं हम इसके आगे। तो ये होगा कितना, ये हो जाएगा आई एम बराबर -2 आई नॉट अपॉन, यहाँ पर देखिए ये ओमेगा टी लिखा है ना, यहाँ पर भी मान लिख देते हैं, यहाँ पर मान लिख देते हैं हम लोग, इसके साथ को थोड़ा छोटा कर देते हैं तो इसके नीचे लिख देते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पर भी लिख देते हैं क्या कि ये जो ओमेगा टी होता है, ओमेगा टी हम लोग जानते हैं ओमेगा बराबर होता है 2 पाई अपॉन टी। कितना होता है वो ओमेगा बराबर 2 पाई अपॉन टी। इसको आप लोग पढ़े हैं, ठीक है, 11th क्लास में ही है, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम लोग निकालना चाहें किसका, देखो नीचे टी भाग में दिख रहा है, इसके साथ में क्या आ जाएगा, इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा। ओमेगा टी बराबर कितना है यहाँ पर 2 पाई, ठीक है। तो एक छोटा सा ये फॉर्मूला होता है, आप लोग याद कर रखिएगा मन में कि ओमेगा बराबर होता है 2 पाई अपॉन टी। तो अगर मैं टी भाग में इधर लेकर आऊँ क्या बन जाएगा, गुणा में, तो हो जाएगा ओमेगा टी बराबर 2 पाई। ओमेगा टी बराबर कितना हो जाएगा 2 पाई। तो जहाँ जहाँ कहाँ, जहाँ जहाँ ओमेगा टी है वहाँ पर कितना लिख देंगे हम लोग 2 पाई। बात समझ में आया ना कि ओमेगा बराबर होता है 2 पाई अपॉन टी। तो टी भाग में है, इधर आएगा ऊपर क्या बन जाएगा गुणा में, तो ओमेगा टी बराबर 2 पाई। तो जहाँ जहाँ ओमेगा टी है वहाँ पर क्या लिख देंगे 2 पाई, ठीक है, लिख देते हैं यहाँ से। तो ओमेगा टी का स्थान लिख देंगे कितना 2 पाई, फिर ब्रैकेट, फिर हो गया कॉस ओमेगा टी का स्थान क्या रख देंगे कितना 2 पाई अपॉन 2, अब माइनस, अब देखो कॉस ओमेगा इंटू 0 करो कितना आ जाएगा 0, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई कराएंगे कितना आता है 0 आ जाता है। चलिए आगे बात करते हैं। देखो आप लोग सोच रहे होंगे तो बड़ा लंबा जा रहा है, लंबा नहीं है, ये समझने वाली बातें होती हैं। इतना लंबा इसलिए कर दिया गया है ताकि आपको एक एक पॉइंट समझा मतलब आपको समझ में आ जाए, ऐसा समझाया जा रहा है आपको समझ में आ जाए। हम चाहते हैं यहाँ भी कट कर सकते थे, यहाँ भी कट, डायरेक्ट हम लोग क्या लिख सकते 2 पाई टी लिख सकते, तो इतनी ये लाइन क्या हो जाती है यहाँ से, ये पूरी लाइन गायब हो जाती थी, लेकिन बाद में फिर आपको समझना आता। और एक बार अगर मन में बैठ गया, एक बार मन में कॉन्सेप्ट सेट हो गया, तो लाइव में भी कभी आप इसको नहीं भूल पाएंगे, ठीक है। तो आगे चलते देखिए, यहाँ से आप देख सकते हैं कि 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 से 2 यहाँ कैंसिल हो गया, बचा कितना, बचा कितना आई एम बराबर आई नॉट अपॉन पाई, पाई यहाँ पर बचा कितना अंदर कॉस पाई, और यहाँ कितना बचा कॉस 0, कितना बचा कॉस 0 बचा, और आई एम बराबर, अच्छा माइनस चल रहा आगे ना, माइनस लगा दीजिए, तो माइनस आई नॉट अपॉन पाई कॉस पाई, पाई बोले तो 180, पाई बोले तो 180, कॉस 180 का मान उतना होता है -1, और कॉस 0 का मान होता है यहाँ पर देखिए ये होता है 1, कॉस 0 कितना होता है 1 होता है, ठीक है। कॉस पाई मतलब -1 माइनस कॉस 0 का मान 1 हो गया, तो हो गया आई एम बराबर माइनस आई नॉट अपॉन पाई, और 1 माइनस 1 माइनस -2 हो गया, तो आई एम बराबर ये माइनस और ये माइनस, माइनस मान कितना हो जाएगा प्लस, कितना बचेगा 2 आई नॉट अपॉन पाई। तो ये आया किसके लिए, ये आया प्रथम अर्ध धनात्मक चक्र के लिए आ गया, कितना आई एम बराबर 2 आई नॉट अपॉन पाई, ठीक है, बात समझ में आया। अब इसी को हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं, कहाँ पर, यहाँ पर हम लोग कंटिन्यू करते हैं, ये ऊपर, ठीक है, नीचे स्पेस कम है तो ऊपर कंटिन्यू किया जा रहा। तो प्रथम अर्धचक्र इतना आ गया, तो लिखेंगे इसी प्रकार, क्या लिखेंगे इसी प्रकार, ये क्या दिख रहा है, ये प्रथम अर्धचक्र है, ये क्या है आपका, ये लिखा जैसे प्रथम अर्धचक्र धनात्मक चक्र लिए, यहाँ लिख देंगे प्रथम अर्धचक्र, ये भी प्रथम ही है ना, ये भी समझिए क्या है प्रथम अर्धचक्र, यहाँ लिख दें क्या ऋणात्मक के लिए, ठीक है। तो भाई ये है आधे चक्र के ये आया, तो इसका आधा क्या हो जाएगा, तो जाहिर सी बात है ये ऊपर है तो धनात्मक, ये नीचे है तो क्या आएगा ऋणात्मक, यानी जब पूरा ऐसे सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा माइनस। तो हमको ऐसा पूरा सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, क्या करेंगे चुपचाप हम लोग क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे आई एम बराबर धनात्मक लिए क्या आया हुआ है 2 आई नॉट अपॉन एम पाई आया हुआ है, ये किसके लिए आया धनात्मक लिए, लेकिन यहाँ पर किसका है प्रथम अर्धचक्र लिए, यहाँ पे या क्या लगा देंगे माइनस लगा देंगे बस।
बड़ा सिंपल हो गया। यानी एक ठो ऊपर वाला निकाल लिए, आधे चक्र के लिए धनात्मक के लिए तो प्लस आया, ऋणात्मक भी देखो सेम ही सेम तो है, तो ऋणात्मक के लिए क्या हो जाएगा, केवल आगे क्या लगा देंगे माइनस। तो अतः क्या, अतः औसत धारा क्या हो जाएगा, औसत धारा क्या होगा, इनको यानी आधा चक्रीय दोनों का आपस में क्या करें, जोड़ लेंगे। तो आप ध्यान दीजिए, आधे चक्र धनात्मक के लिए मान कितना आया है 2I0/पाई, फिर जोड़ ले प्लस लगा दीजिए, और ये देखो यहाँ से यहाँ तक क्या, नीचे की ओर ऋणात्मक, और ऋणात्मक के लिए क्या आया हुआ है -2I0/पाई। अब ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं, तो 2I0/पाई, अब प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और 2I0/पाई, और दोनों आपस में क्या हुआ, कट गया, क्योंकि दोनों समान थे, ऋणात्मक है धनात्मक में है, और कितना आ गया टोटल 0 आ गया। बात समझ में आया। तो दूसरा पॉइंट ये समझ में आ गया ना कि ऊपर की ओर है तो प्रथम अर्चक ऊपर की ओर देखेंगे धनात्मक तो क्या आएगा प्लस में आएगा, नीचे को देख के आएगा माइनस में, दोनों को आपस में जोड़ देंगे 0 आ गया। तो अतः करके आप लिख सकते हो, स्पेस नहीं है उधर तो इसलिए नहीं लिखते हैं, आप लिख लोगे क्या, अतः एक चक्र के लिए प्रत्येक धारा का औसत मान क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, तो आपको विधिवत तौर तरीके समझ में आया होगा। ठीक है, कहीं पर अगर आपको प्रॉब्लम्स होती हैं तो वीडियो को बैक कीजिए, एक बार फिर से देखिए, और पूरे गारंटी के साथ कहते हैं केवल आप इसको 1-2 बार अपने तरफ से लगाइएगा। जिस तरह आपको विधिवत एक एक चीज़ें बताई गई हैं, इस तरह आपको कहीं पर भी कंटेंट नहीं मिलेगा, कहीं पर ऐसा कंटेंट नहीं मिलेगा कि आपको एक छोटी सी चीज़ें यहाँ पर बताई जाएंगी। तो आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अवश्य आएगा। और अगर ऐसे वीडियो अगर आपको और चाहिए कॉन्सेप्ट वाला, तो अभी तक चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकन की बटन पर अवश्य दबा दीजिए, यानी प्रेस कर दीजिए, ताकि जो भी वीडियो अपलोड किया जाए वो आपके पास नोटिफिकेशन जरिए पहुंच सके। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि वीडियो अपलोड हो जाता है, स्टूडेंट को पता ही नहीं लगता कि वीडियो बन चुका है, तो उससे उनका मिस हो जाता है, और जो रेगुलर क्योंकि कंटिन्यूटी बनी होती है पढ़ने की वो छूट जाती है। ठीक है, तो आज इतना ही काफ़ी है, आप इसको अच्छे तरीके से लिख सकते हैं, नोट्स में कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो कल जब हम लोग आएंगे इसके अगले वाला, यानी एक आता है कि वर्ग माध्य मूल मान निकालने के लिए कैसे निकाला जाए, उसको भी हम लोग अपने मेथड से यानी बहुत आसान तरीके से सीखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।